अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के बीच में आप कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बिल्कुल, मैं क्या, सभी कांग्रेस पार्टी मजबूती से संघर्ष कर रही है। कई ऐसे सांसद हैं जो अभी तक आपके साथ बैठे हुए नजर आ रहे थे, अब सत्ता पक्ष की तरफ उनकी निगाहें रहेंगी। उनकी नियत में और क्रम के अंदर कहीं न कहीं खोट हो सकते हैं, इसलिए वो बीजेपी से डर गए। अभी 2047 विकसित भारत का जो सपना बता रहे हैं, तो सपना खाली धर्म और संप्रदाय के इर्द-गिर्द घूमने से वो सपने साकार नहीं होंगे। उसके लिए अच्छे रोजगार के अवसर पैदा होने चाहिए। बीजेपी खरी नहीं उतर रही है आपके साथ। बिल्कुल खरी नहीं उतर रही है एथेनॉल वाले मसले पर आप क्या कहें? कि अपने प्रोडक्ट को, पेट्रोल को नमी से दूर रखें। अगर नमी उसके अंदर घुस गई तो ये एथेनॉल है, इसके अंदर पानी अलग हो जाएगा, तेल अलग हो जाएगा। तो हमेशा आप संसद में ये बात उठाते हैं, ये लगातार होती है संसद में, तो तो सुनवाई क्यों नहीं होती? वो उनको तो एक ही बात करनी है संसद के अंदर, पूर्ववर्ती सरकारों के कोसने के अलावा कि उन्होंने ये कर दिया, नेहरू जी ने ये कर दिया, इंदिरा जी ने ये कर दिया, बढ़वा आपने दिए, धर्म ये की बात उठा दी और मंदिर की बात तो चर्चा में आ गया। राम मंदिर चंदा चोरी पर आप क्या कहें? करोड़ों जो राम भक्तों के जो उनका भरोसा था उसके साथ में विश्वासघात हुआ है। अभी पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन हुआ, आप ही के संसदीय क्षेत्र में। बिल्कुल, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर रिफाइनरी हुआ, और वो भी आंशिक रूप से उद्घाटन हुआ है। बाकी फुल प्रोडक्शन के अंदर रिफाइनरी जल्दी आए। राजनेताओं से सवाल पूछना हमारी पुरानी आदत है, उनसे उनके सपने जानना भी, लेकिन क्या धरातल पर पूरे हो रहे हैं? ऐसे में बीच बीच में उनसे मुलाकात होती रहती है। जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा के सांसद उमेदाराम बेनीवाल से हमने आपको पहले भी मिलाया था जब वो सांसद बने थे, और आज फिर हमारे साथ स्टूडियो में है, और उनसे जानेंगे कि क्या वो जनता की उन उम्मीदों पर खरा उतरे हैं जो वादे उन्होंने जनता के बीच में किए थे। साथ ही जानेंगे राजस्थान और देश की राजनीति की बड़ी घटनाओं पर उनसे कुछ रोचक चर्चा। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद अंकित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप? बढ़िया, एकदम बढ़िया। दिल्ली रास आ गई? बिल्कुल एकदम। उस समय सवाल था अपना कि दिल्ली दिल्ली, से दिल्ली पुराना रिश्ता है। दिल्ली से पुराना रिश्ता है। जी। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के बीच में आप कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, कैसा लग रहा बिल्कुल, मैं क्या, सभी कांग्रेस पार्टी मजबूती से संघर्ष कर रही है। है? जी। और देश की राजनीति में जिस प्रकार अभी वर्तमान की परिस्थितियां बनी हुई है, उनसे रूबरू कराने में और जनता की समस्याओं को सदन में रखने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रही है। तो ये बॉर्डर की आवाज बीजेपी के कानों में जल्दी जाती है, ऐसी सुनाई पड़ती है राजनीतिक तौर पर, लेकिन ये संसदीय आवाज क्या उन तक अच्छे से पहुंच पा रही है? वहां के जनता से जो हितों के वादे हैं, जो उनके हक की बात है, उनका जो फंड क्लियरेंस है, वो लेकर आ पा रहे हैं आप? बिल्कुल, जो जनता के मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए जो काम है, उसके लिए निरंतर प्रयास है, और कांग्रेस पार्टी बखूबी विपक्ष की भूमिका निभा रही है। और पिछले 10 साल की बात करें तो इस बार वास्तव में विपक्ष अपनी मजबूती से भूमिका निभा रहा है, और देश और दुनिया में, पूरे देश के अंदर जो विपक्ष की जितनी मजबूती इस बार सदन में है, और बीजेपी जिस प्रकार विपक्ष के सवालों से हमेशा घबराई हुई रहती है, तो ये विपक्ष की एकजुटता और एक विपक्ष की मजबूती का संदेश है। लेकिन अब की बार कुछ बदला बदला होगा। जिन साथियों से आप गले मिलते थे वो तो बीजेपी के गलबैया कर बैठे। बहुत सारी संख्या बड़ी हो गई है, चाहे बिहार की देख लें, बंगाल की देख लें, महाराष्ट्र की संख्या देख लें। तो कई ऐसे सांसद हैं जो अभी तक आपके साथ बैठे हुए नजर आ रहे थे, अब सत्ता पक्ष की तरफ उनकी निगाहें रहेंगी। उनकी नियत में और क्रम के अंदर कहीं न कहीं खोट हो सकते हैं, इसलिए वो बीजेपी से डर गए, और डर के मारे बीजेपी के अंदर जाके चिपक गए, दुबक गए। लेकिन जिन नेताओं के ऊपर बीजेपी आरोप लगाती थी, और वही नेता बीजेपी के अंदर जाने के बाद में मुख्यमंत्री बन जाते हैं, एकदम साफ सुथरी सुथरी छवि के हो जाते हैं, ये तो पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार खुद प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी उन नेताओं के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाते थे, और उनके ऊपर पूरे चुनावी कैंपेन उनके ऊपर हुआ करता था, उनको टारगेट करके। और वही नेता बीजेपी में जाने के बाद में एकदम साफ सुथरी छवि के हो जाते हैं, और वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये तो आपने और पूरे देश ने देखा है। तो आपको नहीं लगता कभी कि यार बदलाव तो फायदेमंद ही है, मुख्यमंत्री बन गए, अगर सत्ता पक्ष की तरफ थोड़ा सा झुके तो? वो तो आदमी के एथेंस होते हैं, अपने को खुद के गट्स होते हैं, उसके ऊपर आदमी खड़ा रहता है तो वो लंबा चलता है।
सिचुएशन देख कर उस हिसाब से जो किसी के दबाव में डरता वही है जिसके मन के अंदर कोई न कोई खोट होता है या गलत किया है, ईडी सीबीआई से डर के मारे चलता है जाता है, इसका मतलब उन्होंने कुछ न कुछ गड़बड़ किया है, उनसे बचने के लिए बीजेपी की चरण में चला जाता है। लेकिन धीरे धीरे प्रोफेशन ये बन रहा है पूरे देश के अंदर कि इनके खोखले वादे हवा हवाई थे और खाली धर्म और संप्रदाय के इर्द गिर्द पूरी राजनीति, देश की राजनीति को लाके रख दिया है। तो अभी जागरूक लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे अर्थशास्त्री हैं, अच्छे शिक्षाविद हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, वो उनके दिल और दिमाग में ये अभी बैठ गया है कि ये सिचुएशन लंबी समय तक चले रहना देश के हित के अंदर नहीं है। देश की आर्थिक विकास की बात करें, अभी 2047 विकसित भारत का जो सपना बता रहे हैं, तो सपना खाली धर्म और संप्रदाय के इर्द गिर्द घूमने से वो सपने साकार नहीं होंगे। उसके लिए मजबूत आर्थिक नीति चाहिए, मजबूत विदेश नीति चाहिए, अच्छे रोजगार के अवसर पैदा होने चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था पूरे देश के अंदर जिस प्रकार सरमराई हुई है, हर बार पेपर लीक हो बीजेपी जाते हैं। बीजेपी खरी नहीं उतर रही है आपके हिसाब से? बिल्कुल खरीद नहीं उतर रही है। बीजेपी का सिर्फ एक ही एजेंडा है, धर्म और संप्रदाय के इर्द गिर्द उससे पूरी राजनीति सिमटी हुई है। लेकिन देश को जरूरत है सशक्त आर्थिक नीति की, अच्छी विदेश नीति की, अच्छी जो रोजगार नीति बनाए, युवाओं को जो 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का जो सपना दिखाया था उसके ऊपर खरे उतरने की उम्मीद थी। ये कौन करेगा आपके हिसाब से? अब बीजेपी से तो ये हो नहीं रहा है। कौन? बीजेपी राहुल धर्म और गांधी? संप्रदाय के पीछे घूम रही है और अब जनता को धीरे धीरे समझ में आ गया, जनता उस चीज को पूरी रूप से समझेगी तभी विपक्ष को मौका देगी, तभी आने वाले समय में कांग्रेस का समय मजबूत दिख रहा है और आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है और कांग्रेस पार्टी ये कर सकती है। जैसे बड़ी कांग्रेस में मजबूत नेता कौन है आपके हिसाब से अभी? अब देखिए, प्रधानमंत्री का दावेदार कौन? राहुल जी कांग्रेस में मजबूत नेता है आप मिले? और भी सीनियर नेता है खूब कांग्रेस, उनके सपोर्ट, उनके नेतृत्व में पूरी पार्टी मजबूत है। आप राहुल प्रियंका गांधी जी, जी से मिले? हाँ मैं तो मिलता रहता हूँ, राहुल गांधी जी कैसा से भी मिले, लगा मिलके? प्रियंका जी से कुछ भी भाव मिले। ऐसा लगा हो आपको कि हाँ, ये बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं? क्योंकि अगर बीजेपी की या उनके एनडीए की बात करें तो वो सीधे राहुल गांधी पे निशाना साधते हैं कि अब इनमें वो चार्म नहीं है, वो दम नहीं बचा कि नहीं, मोदी को हरा सके। बीजेपी की शुरू से यही नीति रही है कि राहुल गांधी जी की इमेज को डैमेज करने के लिए उन्होंने खूब सारे एफर्ट्स लगाए और उनको डैमेज करने का प्रयास किया। लेकिन अब धीरे धीरे देश की जनता को समझ में आ गया है कि सच्चा और अच्छा नेता कौन है, किसकी बात के अंदर दम है और किसकी बातें खोखली है। जी। वो देश की जनता धीरे धीरे समझ चुकी है और आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट भी आने वाले समय में मिलेगा, क्योंकि राहुल जी मन से बात करते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों के ऊपर बात करते हैं और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के और सबको साथ में लेके चलने की बात करते हैं। बीजेपी का एक तरफा एजेंडा है सिर्फ और सिर्फ धर्म और संप्रदाय के इर्द गिर्द राजनीति करना। तो ये लोगों को, देश के लोगों को अब पूरी अच्छी तरीके से समझ में आने लग गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी विदेश दौरे पर थे, उसी दौरान चर्चा में आए कि राहुल गांधी भी विदेश दौरे पर है। बीजेपी के एक प्रवक्ता ने कहा कि मोदी जी देश जोड़ने जाते हैं और राहुल गांधी देश तोड़ने यानी षड्यंत्र करने। वो तो आपको मोदी जी के भाषणों से पता चल ही गया होगा कि 6+2 8 होते हैं और 7+1 8 होते हैं, ऐसे कोई देश थोड़ी जुड़ता है। देश जुड़ने के लिए अच्छी विदेश नीति चाहिए, अच्छा बिजनेस, फॉरेन के साथ में देश का निर्यात कैसे बढ़े और देश के लोग बाहर के देशों में भारत का विश्वास कैसे बढ़े और विश्व पटल पे भारत की एक इमेज जो हुआ करती थी वो धीरे धीरे कैसे डाउन हुई है, ये तो देश पूरे तरीके से जानता है। और राहुल जी पढ़े लिखे हैं और अच्छे सिद्धांतों की बात करते हैं, देश के हित की बात करते हैं और अपनी इमेज, भारत की इमेज विश्व पटल पर कैसे मजबूत हो, जैसे इंदिरा गांधी जी के टाइम पे थी वैसी, और मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब विदेश नीति और आर्थिक नीति की वजह से भारत की क्या इमेज थी और आज क्या है वो तो पूरा देश जानता है। ये कहने की कोई चीज नहीं है, 6+2 और 7+1 करने से कोई अंकों के गणित के माध्यम से देश की इमेज बिल्डअप थोड़ी होती है। बीजेपी तो कह रही है कि हमने जो प्राइजेस हैं उस प्राइजेस वार में हमने
कभी भी ग्राहक पर बोझ ज्यादा नहीं डालने दिया। कैसे नहीं डालने दिया? अभी हरदीपुरी जी हमारे बाड़मेर आए थे रिफाइनरी के इनॉग्रेशन में, जी। वो बोल रहे थे, एकदम सफेद झूठ बोल रहे थे कि इंटरनेशनल लेवल पे क्रूड की कीमतें बढ़ने के बावजूद भी हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम नहीं बढ़ाए। तो कौन से दाम नहीं बढ़े थे? पेट्रोल के अंदर लगभग 20-25% बढ़ोतरी हुई, डीजल के अंदर 15 से 20% कीमतों के अंदर बढ़ोतरी हुई। हम्म। जो डॉमर है वो उसका क्या कीमत चलेगी? लगभग उसकी कीमत डबल हो गई। और जो इंडस्ट्रियल गैस है वो भी डबल से ज़्यादा हो गई। तो कहाँ एक कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। और उसके बाद में जस्ट वर्तमान सिचुएशन की बात करें तो जो नॉर्मल क्राइसिस था, ये हॉर्मुज क्राइसिस जो था, उससे पहले की जो क्रूड की कीमतें थी उससे भी कम अभी वर्तमान में क्रूड की कीमतें आ गई है, फिर भी दाम नहीं घटाए वापस। ये तो इनका खाली कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। जी। और खाली जी। थोथी और खोखली बातों के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं। ये जब से एथेनॉल एथेनॉल वाले मसले पर आप क्या कहेंगे? बड़ा चर्चा में है। नितिन गडकरी कह रहे हैं सही है, जो कार चला रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बर्बाद हो गए। बिल्कुल एथेनॉल वाली नीति में तो ये खुद अभी तो मैंने सुना कि पेट्रोल कल परसों मेरे को एक पेट्रोल पंप के मालिक मिले थे, जी। वो बता रहे थे कि हमारे पास एक एसओपी आई है, गाइडलाइन आई है कि अपने प्रोडक्ट को, पेट्रोल को नमी से दूर रखें। अगर नमी उसके अंदर घुस गई तो ये एथेनॉल है, इसके अंदर पानी अलग हो जाएगा, तेल अलग हो जाएगा, मतलब एथेनॉल अलग हो जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट खराब हो सकता है। तो कुछ न कुछ उसके अंदर कमी है, वो खुद ही अपने आउटलेट रिटेलर को ये बात बता रहे हैं। तो ये तो साफ जाहिर है, देश पूरा जानता है, जो भी गाड़ी यूज कर रहा है, जो मैकेनिक है, मिस्त्री है, वो बता रहे हैं कि एथेनॉल से कितनी गाड़ी के इंजन को डैमेज हो रहे हैं। तो ये तो साफ है, उनकी कथनी और करनी में रात दिन का फर्क है। वो तो जब सत्ता के अंदर आए थे इसी मुद्दे के ऊपर आए थे, पेट्रोल डीजल की कीमत के ऊपर, जब क्रूड की कीमत 107 बैरल पर डॉलर थी। जी। उस समय पेट्रोल डीजल के दाम क्या थे और आज क्या है? उस समय जैसे 60-70 रुपए पेट्रोल डीजल की रेट थी, और $107 यूएस डॉलर प्रति बैरल क्रूड की कीमत थी, 107 से 115 थी। और आज उसके उल्टा कम है, मतलब नॉर्मल अभी क्राइसिस की बात करें उससे पहले 70-75 के आसपास की पर बैरल यूएसडी कीमत थी। तब प्रोडक्ट का कहाँ है कीमत? ये हमेशा एक्साइज ड्यूटी वगैरह, अपनी ड्यूटियां जी। कंपनी के बेनिफिट देने के लिए तो हमेशा आप संसद में ये बात उठाते हैं, ये लगातार हो रही है संसद में। तो तो फिर सुनवाई क्यों नहीं होती है? वो उनको तो एक ही बात करनी है संसद के अंदर, पूर्ववर्ती सरकारों के कोसने के अलावा कि उन्होंने ये कर दिया, नेहरू जी ने ये कर दिया, इंदिरा जी ने ये कर दिया, इसलिए कि उनकी बुराई के अलावा उनके दिमाग में कुछ चीज आती नहीं है। जी। और विपक्ष तो हमेशा उनको उन्हीं की बातों को याद दिला रहा है हम्म। कि कहाँ गए उनके आपके वादे। कह रहे थे कि हम काला धन इतना ले आएंगे कि 15-15 लाख प्रत्येक भारतीय मतदाता को दे देंगे तो भी एक्सचेंज बचेगा। कहाँ गया? सत्ता के आने के बाद में काला धन की बात ही भूल गए। जो कह रहे थे कि इसकी अपनी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रुपए की वैल्यू गिरती है तो देश की साख गिरती है। तो उस समय के बाद में कितनी गिर गई? तो उनके कहे के अनुसार ही देश की साख कितनी गिरी है। तो ये तो कथनी और करनी में साफ नजर आ रहा है फर्क। जी। जब रुपया डॉलर के मुकाबले 60-65 रुपए था और आज 100 के पार करने जा रहा है। इस तरह के हरे महंगाई इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। आज के लिए इन्होंने मेथड ही चेंज कर लिए, महंगाई को गिनने के जो जो बेस रेट थी, ग्रोथ रेट कोरोना के टाइम की ग्रोथ रेट पकड़ के कह रहे हैं हमारी तो ग्रोथ रेट बढ़ गई है, लेकिन एक्चुअल जो जिस ग्रोथ रेट थी उससे गिनना करे तो आज महंगाई कहाँ है, देश की जीडीपी कहाँ है। ये जी। अच्छी तरीके से आर्थिक विश्लेषण अगर सही मायने से करें तो अपने आप पता चल जाएगा। ये आंकड़ों के साथ में छेड़छाड़ करके हमेशा सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं, इनकी तो शुरू से अब आदत रही है। फिर से संसद सत्र शुरू होने वाला है, इस बार कुछ हंगामेदार रहने की संभावनाएं तो है। बिल्कुल मुद्दा रहेगा अभी जैसे नीट की परीक्षा वाला है, पूरे देश के अंदर जिस पर पेपर लीक हुआ, हम्म। देश के करोड़ों सॉरी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो नहीं हुआ, आवाजें बड़ी उठी थी, कोटा में भी राहुल गांधी आए थे, सड़कों पे एनएसयूआई में यूथ बिल्कुल कांग्रेस ने लाखों प्रदर्शन किया। छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हुआ और कई छात्र सुसाइड कर लिया इस सिस्टम की वजह से। तो देश के छात्रों के अंदर तो पूरा रोष है
और छात्र ये मन से यही चाह रहे हैं कि किस प्रकार हमारी शिक्षण व्यवस्था को भट्टा बैठा दिया, चौपट कर दिया। आज स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करें, हर जगह स्टाफ की कमी है और इक्विपमेंट की कमी है और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ये बात करते हैं कि विकसित भारत की, विकसित भारत के लिए एजुकेशन के बजट को बढ़ाने की बात थोड़ी बहुत होती है, लेकिन बजट वहीं का वहीं रहता है। विकसित देशों के मुकाबले एजुकेशन का बजट अगर नहीं बढ़ाएंगे, तो एजुकेशन सिस्टम मजबूत नहीं होगा, तो विकसित भारत कैसे होगा। जी। खाली बातों से, सपने दिखाने से विकसित भारत नहीं बनने वाला। उसके लिए एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा। हायर एजुकेशन के अंदर जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाना होगा, रोजगार नए अवसर पैदा करने होंगे, देश का एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, इंपोर्ट को घटाना होगा। ये सारी बातें अगर धरातल पे आएगी तभी विकसित भारत की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी केवल बातें हो रही। अभी खाली धर्म के इर्द गिर्द घूमने से हाँ विकसित भारत नहीं होता। हमने कि जी। ये मंदिर बनवा आपने दिए, हमने धर्म ये, की बात उठा दी और मंदिर की बात तो चर्चा में आ गया। राम मंदिर चंदा चोरी पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल लाखों करोड़ों जो राम भक्तों के जो उनका भरोसा था उसके साथ में अ, विश्वासघात हुआ है। जो आस्था थी, आस्था के अंदर दखल पहुंचाने का काम किया है। जिस श्रद्धा और आस्था के साथ भगवान की पूजा करते हैं और उसके बाद में पता चलता है कि हमारा जो चढ़ावा था उसके अंदर भी चोरी करने से नहीं चूके, तो ये तो बहुत बड़ी घटना है। और ये धीरे धीरे अन्य मंदिरों के भी घोटाले सामने आ रहे हैं। तो इनका तो मकसद राम मंदिर से कोई नहीं लेना, राम के नाम पर राजनीति के अंदर डटे रहना, वो इनका मेन मकसद है। बाकी राम के प्रति तो सबकी आस्था है, हम भी राम को पूजते हैं, हम आप भी राम को पूजते हैं, आपस में मिलते हैं तब राम राम के हम्म, नाम से बोलते हैं। पर इन्होंने एक नया ही पैटर्न शुरू कर दिया कि राम राम नहीं, जय श्री राम बोलो। तो ये कौन सा तरीका? जी। लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को बड़े ही कमजोर तरीके से उठाया। कहीं राजनीतिक उन्हें लग रहा था नुकसान नहीं हो जाए, इतना क्यों सोचती है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए सबको साथ में लेके चलने का काम किया है। कांग्रेस का कभी भी ये मकसद नहीं हुआ है कि धर्म और संप्रदाय के नाम पर लोगों को बांटें और धर्म और संप्रदाय की राजनीति करें। कांग्रेस ने हमेशा आर्थिक, देश के डेवलपमेंट की बात की, एजुकेशन कैसे देश के अंदर बढ़े, के देश के अंदर जो पीएसयू कंपनियां हैं वो कैसे मजबूत हो, देश वास्तव में कैसे मजबूत हो, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कैसे हो। तो पुरानी पहले जमाने की बात करें, जब देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था, अन्न के संकट से जूझ रहा था, उस समय बड़े डैम, बड़े प्रोजेक्ट बना के हरित क्रांति देश के अंदर आई। उसके बाद में खाने के अंदर, खाद्यान्न सामग्री के अंदर देश आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ा। तो ये सैद्धांतिक मूल्यों की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसे धर्म और सांप्रदायिक शॉर्ट टर्म गेम खेल के सत्ता के अंदर रहे और फिर इस सत्ता के अंदर काबिज रहने के लिए कोई किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहती है बीजेपी। तो ऐसी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा नहीं है। कांग्रेस पार्टी सबको साथ में लेके चलती है और देश की दूरदर्शी सोच को दिमाग में रख के आगे बढ़ती है। जी। अभी पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन हुआ आप ही के संसदीय क्षेत्र में। बिल्कुल, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर रिफाइनरी हुआ और आप दिखाई नहीं दिए। बड़े लंबे अरसे के बाद में इनॉग्रेशन हुआ। उसका तो हम स्वागत करते हैं कि जी। हम रिफाइनरी, और वो भी आंशिक रूप से उद्घाटन हुआ है, बाकी फुल प्रोडक्शन के अंदर रिफाइनरी जल्दी आए। और अभी जो सिचुएशन है उससे देख के ऐसा नहीं लग रहा कि अब आने वाले 2-2.5 साल तक ये रिफाइनरी फुल प्रोडक्शन में आए। ये थोड़ा गणित समझा दीजिए, दर्शक जानना चाहते हैं। ऐसा क्या प्रधानमंत्री जहां पर मौजूद रहे और आप कह रहे हैं कि केवल दिखावटी हुआ है? अभी तो ऐसा कोई ओकेजन आंशिक नहीं। रूप से ये रिफाइनरी देश की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की रिफाइनरी है हम्म। और ग्रीन रिफाइनरी है। इसमें जीरो पोल्यूशन वाली टॉलरेंस के तहत इस रिफाइनरी की डिजाइन की गई है और रिफाइनरी के साथ साथ पेट्रोकेमिकल हब भी साथ में विकसित किया गया है। लेकिन अभी दुर्भाग्य की बात है कि इतना लेट लतीफ होने के बाद भी रिफाइनरी के अंदर खाली रिफाइनरी का पार्ट शुरू हुआ है, उसकी कुछ यूनिट है। हम्म। यहाँ इस रिफाइनरी की 20-22 यूनिटें हैं टोटल, उसमें से 6-7 यूनिटों ने अपना आंशिक प्रोडक्शन शुरू किया है। आंशिक जो नॉमिनल कैपेसिटी के ऊपर शुरू हुई है। बाकी फुल कैपेसिटी के ऊपर शुरू होने के लिए पेट्रो कॉम्प्लेक्स अभी तरीके से पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ है। जो आगे के प्रोडक्ट बनेंगे,
एलडीपी के हैं, केमिकल के अलग अलग प्रोसीजर हैं, प्लास्टिक के हैं, तो वो यूनिट अभी तक तैयार नहीं हुई। और सबसे बड़ी जो रिफाइनरी को चलाने के लिए पावर प्लांट की जरूरत है वो कैप्टिव पावर प्लांट है, जो रिफाइनरी के कोयले को जलाकर, बॉयलर जलाकर जो एनर्जी उत्पन्न की जाएगी, तो वो प्लांट भी अभी 1.5-2 साल तक नहीं बनेगा। वो पावर प्लांट जब तक तैयार नहीं होगा तब तक पूरी रिफाइनरी अपनी फुल कैपेसिटी के ऊपर नहीं चल सकती। अभी तो फिलहाल एक बार प्रेशर था, बैंक का भी प्रेशर था, बड़ा फाइनेंस लिया हुआ था, उसकी रीइंस्टॉलमेंट शुरू हो और पूरा सिस्टम भी दिखाने के लिए एक बार चालू हो जाए, तो आंशिक रूप से रिफाइनरी जरूर जरूर चालू हुई है, लेकिन फुल अपनी पूरी कैपेसिटी के ऊपर रिफाइनरी चलने में अभी 2-2.5 साल और लगेंगे। स्थानीय लोगों को रोजगार दे रहे हैं? स्थानीय लोगों को रोजगार की बात तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी वहां आए थे तभी बोला था कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, फायदा मिलेगा, मिलने की बात तो करते हैं, लेकिन एक्चुअल धरातल पर स्थानीय लोगों को कोई रोजगार का फायदा खाली ड्राइवर और गार्ड के अलावा नहीं मिला है। वहाँ के पढ़े लिखे जो टैलेंटेड यूथ हैं उनको इंटरव्यू में ही बाहर कर देते हैं, अंदर तक आने ही नहीं देते हैं। और पहली बात तो स्थानीय लोगों को कुछ राहत देके, प्राथमिकता देके उनको अलग से कुछ बोनस अंक देके उनको लेना चाहिए, उसके बजाय उल्टा इंटरव्यू के अंदर उनको डिस्क्वालीफाइड करके, नॉट सुटेबल करके बाहर कर देते हैं। वहाँ के बच्चे अच्छे टैलेंट वाले बच्चे हैं, पेट्रोलियम में इंजीनियरिंग की हुई है, केमिकल इंजीनियर है, इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग की हुई है, अच्छी अच्छी क्वालिफाइड डिग्रियां, अच्छी अच्छी आईआईटी से और अच्छे कॉलेजों से पढ़े हुए बच्चे वहाँ इंटरव्यू के लिए आते हैं, तो उनको बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि लोकल को रखना ही नहीं है उनको। वजह कहीं पॉलिटिक्स नहीं हो जाए? हाँ, वजह उनको यही है कि हड़ताल ये नहीं करते हैं? उनके उनके लोकल फॉर वोकल की वो बात करते हैं, जी। लेकिन उनके दिमाग में यही है कि लोकल हमको अड़चन करेंगे, लोकल वाले होशियार हो जाएंगे तो फिर हमारी दुकानदारी नहीं चलेगी। और जिस प्रकार अभी रिफाइनरी के अंदर कोई लोकल आदमी बड़े लेवल पे नहीं था, वैसे तो टेंडर प्रोसीजर में भी खूब सारी धांधलियां हुई, ऐसी निकम्मी कंपनियों को काम दे दिया। तो अभी काम करवाने वाली एजेंसी है, एचपीसीएल है, ईआईएल है, वो खुद परेशान है, ऐसी कंपनियों को काम दे दिया, वो उनकी मीटिंगों के अंदर कॉन्ट्रैक्टर नहीं आते हैं, उनको उल्टा धमका देते हैं। इस ऐसी सिचुएशन बनी हुई जिसकी वजह से रिफाइनरी का काम समय पे पूरा नहीं हो रहा है। अभी आग भी लगी थी रिफाइनरी में, सुना था? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, थी मैं तो कह रहा हूँ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की रिफाइनरी, हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं, और इतनी सब कुछ होने के बाद में रिफाइनरी के इनॉग्रेशन से एक दिन पहले जहाँ मोदी जी आ रहे हैं उद्घाटन करना है, उस जगह आग लगना, इससे बड़ी तो दुर्भाग्यपूर्ण बात हो नहीं सकती। इसकी जांच के लिए भी घोषणा की थी, लेकिन जांच के नाम पर लिपापोती कर दी। और मैं तो सवाल पूछने वाला था कि आपने रिपोर्ट देखी क्या? क्या रिपोर्ट आई? जांच रिपोर्ट क्या रिपोर्ट रही? कुछ आप आई, सांसद हैं। वहाँ आप की जांच रिपोर्ट कुछ आई नहीं, और उसको जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया ही नहीं, खाली उसके ऊपर लिपापोती करने का काम किया। और आनंद फानंद में जहाँ पर आग लगी उस यूनिटों को बाईपास करके छोटी मोटी जो कमियां आई उनको ठीक करके वापस रिफाइनरी का इनॉग्रेशन किया। लेकिन रिफाइनरी के आग लगने के क्या कारण थे, किसकी लापरवाही से आग लगी, इक्विपमेंट ठीक नहीं थे, डिजाइन नहीं ठीक था, या ऑटोमेशन सिस्टम ठीक नहीं था, क्या कमी थी, किसकी वजह से आग लगी, ये रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए थी, जो अभी तक हो नहीं पाई। जी, पिछले कुछ समय में थोड़े प्रशासनिक बदलाव भी हुए हैं। अब कलेक्टर बदल गए हैं आपके इलाके के। बिल्कुल, कलेक्टर अभी नए कलेक्टर आए हैं, उस आशा करते हैं और कि अच्छे से सबको साथ में लेकर बाड़मेर जिले की जो दुर्दशा हो रखी है, जो नगर परिषद की हो या बाड़मेर के स्थानीय लेवल की बात हो, तो उम्मीद है कि नए कलेक्टर अभी अच्छा काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य में हॉस्पिटल में भी आने के बाद में उन्होंने सीटी स्कैन की मांग 2 साल से चल रही थी, वो अभी इस इन कलेक्टर साहिबान आने के बाद में छिनमिन टीना गोपाल डाबी जी से अच्छा काम कर रहे हैं। भी, टीना डाबी, अब बुराई तो हम किसकी करें कि वो भी अपने हिसाब से प्रयास ठीक से कर रही थी, लेकिन वो प्रयास उनके सफल नहीं हो रहे थे। आपने तो और इस भरी बार मीटिंग में सवाल उठा दिए थे एक हाँ, बार। उनके उनके जो और वो काम करने का तरीका, इन कलेक्टर के काम करने का तरीका एक दिन दिन रात का फर्क है। उन्होंने खाली बातें ही की और ये काम करके दिखाने में भरोसा रखती है, और वो वाली खाली सोशल मीडिया में एक्टिव दिखने में भरोसा रखती थी, इतना फर्क है। ये तो मतलब
बाड़मेर के लिए तो एक बड़ा बयान हो जाएगा आपका। बिल्कुल, ये तो हकीकत है। आप किसी बाड़मेर वासी को पूछोगे तो यही बताएगा कि एक सोशल मीडिया में दिखने के लिए काम करना, एक धरातल पे सोशल मीडिया से दूर रहते हुए लोगों के लिए काम करना, तो ये अच्छा काम कर रहे हैं। तो अच्छा काम करेंगे उसके लिए हर कोई अच्छा कहेगा। आपको विपक्ष का नहीं मान रहे हैं, आपको स्थानीय सांसद ही माना जा रहा बिल्कुल सांसद के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं और काम अच्छा कर रहे हैं तो उसको अच्छा ही कहेंगे। लेकिन जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है उनको सुधारने में टाइम लगेगा, तो वो प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सिस्टम वहाँ सुधरे। जी। जो नगर परिषद का सिस्टम एकदम बेकार हो रखा है, हम्म। तो उसको सुधारने में भी टाइम लगेगा। जेजेएम के अंदर पानी सप्लाई की है, स्वास्थ्य संबंधी है, वो हॉस्पिटल के अंदर दवाई वितरण में हो, प्रचार प्रसार के नाम पर लाखों रुपए का घोटाला जो कर दिए पहले, उनको ठीक करने में, जांच करने में जो समय लगेगा, तो फिर भी कभी वो अच्छे प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय सांसद हैं आप, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बातचीत होती है कभी? अब मुख्यमंत्री जी से मेरी तो कभी बात हुई नहीं है। मुलाकात? नहीं, कोई कोई मुलाकात नहीं। काम ही नहीं पड़ा? अब काम तो हमारी डिमांड करना विपक्ष के काम रहता है, उसके अंदर हमारी कोई कमी नहीं छोड़ते। बाकी करना या नहीं करना, लेटर वगैरह लिख देते हैं कोई समस्या से संबंधित, लेकिन जी, सुनवाई होती है उसकी पत्र की? पॉजिटिव सुनवाई अभी कोई नहीं हुई। तो क्या इसीलिए नहीं मिल रहे? नहीं, मिलना तो अपना कोई डायरेक्ट कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी मिलना चाहिए, लेकिन हम पत्र व्यवहार हमारे हमेशा चलता रहता है उनके साथ। जी। तो बेसिकली इलाके में पॉलिटिकल नजरिए से अब बात करें तो दो डेवलपमेंट चल रहे हैं, एक आपके कांग्रेस में, दूसरा आरएलपी में। कांग्रेस में कुछ लोग जो विधानसभा चुनाव में आरोपों के चलते बाहर चले गए थे, उनकी एंट्री हो गई है। जो स्थानीय स्तर पर मजबूत अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं, वो भी अपने आप को अलग एंगल से रख रहे हैं। और भावी कांग्रेस की नई पटकथा आपके क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं लिखी जा रही है। तो सीधे शब्दों में अगर कहूं तो एक व्यक्ति की, मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेवाराम कांग्रेस पार्टी में लाना वो तो हाईकमान का निर्णय था, और जो पार्टी हाईकमान के आदेश से चलती है और अनुशासन से चलती है, उन्होंने निर्णय लिया है तो वो सबको मानना ही पड़ेगा। हाईकमान दिल्ली वाले? राजस्थान में तो कोई अभी शायद दिल्ली दिल्ली वाले हैं। इतनी बड़ी चेक मेवाराम जैन की हो गई है, किसी ने तो पैरवी तो की होगी यहाँ अभी से। एफर्ट्स तो सभी लगाते हैं, एफर्ट्स से उन्होंने उनके कोई जो आकर है उन्होंने की होगी, लेकिन हम्म। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी परिवार है, और सब तरीके के लोग मिल के पार्टी को मजबूत करेंगे तभी पार्टी मजबूत हो पाएगी। जी। हरीश चौधरी से कैसे संबंध है? ठीक है? अच्छे संबंध है, बड़े भाई की तरह मानते हैं, हमारे सीनियर नेता हैं, और उनके अनुभव है, उनके जो उनके अनुभवों से पार्टी मजबूत हो रही है, आगे बढ़ रही है। हम भी उनके कंधे से कंधा मिलाकर एकदम साथ देके साथ चल रहे हैं। अच्छी आरएलपी इन दिनों बाड़मेर जैसलमेर में कुछ ज्यादा ही सक्रिय है। सभी प्रयास रहता है सभी का, अब पार्टी चाहे आरएलपी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हर एंगल से अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रही है। उसी दिशा में आरएलपी भी प्रयास कर रही है, लेकिन आरएलपी ने जो प्रयास किए वो उनका जो रिजल्ट मिलना चाहिए था वो रिजल्ट अभी तक नहीं मिल पाया है। तो उस दिशा में ये भी प्रयास कर रहे हैं। अब निर्णय जनता के हाथ में, आखिर जो जनता निर्णय करेगी वो सबको मानना पड़ेगा। कभी ऐसा नहीं लगता कि अभी विधानसभा में एक भी सदस्य नहीं है, संसद में केवल हनुमान बेनीवाल है, फिर इस पार्टी को इतनी ताकत कैसे मिल रही है आरएलपी को? वो देखिए, आरएलपी अपने एफर्ट्स लगा रही है, और यूथ में तो आरएलपी के प्रति जो क्रेज था वो उसी दिशा के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे समझ में आएगा फैक्ट लोगों को, जी। वो चुनाव के वक्त पे जो जोश रहता है वही काम आता है, और कितना जोश रहता है वो तो आने वाला समय बताएगा। है कुछ भविष्य? वो मैं कुछ कह नहीं सकता, वो तो अब लोग आपने लोग पार्टी तय करेंगे। अब आप कांग्रेसी हो गए पूरे? बिल्कुल, अब ये जिस दिन जब तक आरएलपी के साथ में थे, ईमानदारी से उनके साथ में काम कर रहे थे, अभी जिसके साथ में है हम्म। उनकी उनकी बिल्कुल ईमानदारी से साथ में है। कांग्रेस की विचारधारा रीति को आगे बढ़ाने में, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रयास करते रहेंगे। हनुमान बेनीवाल अब आपके लिए कुछ ज्यादा भला बुरा नहीं बोलते? वो थोड़ा कम हो गया है, पहले बड़ा दर्द था उनको। क्या सुलह होगी दिल्ली की दिल्ली में या क्या है? वो उनके व्यक्तिगत विचार हैं, वो
उनको पार्टी चलानी है, कैसे रखते हैं, कैसे बात करते हैं, किसके बारे में क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, वो खुद ही तय करते हैं। हम्म। हम उनके बारे में क्या बताएं। जी। बाकी संबंध अच्छे हैं उनसे भी अभी? हमारे संबंध सबसे अच्छे हैं, अपनी विचारधारा से के साथ में चलते हैं, और बाकी व्यक्तिगत संबंध सबसे अच्छे हैं, किसी से बुरे नहीं। हम्म। सोलर बड़ा चर्चा में रहा है, प्रधानमंत्री आए वो भी कह गए कि यहाँ से तो रोशन होगा, लेकिन सोलर वहां पे बहुत सारी चीजें खत्म भी कर रहा है। वहां जैव विविधता की बात करें या पर्टिकुलर खेजड़ी के वृक्ष की बात कर लें, रेगिस्तान बढ़ने के खतरे भी हैं, तापमान बढ़ने का भी वहाँ खतरा है। और खास तौर पे लोगों के पास पैसा भी आ रहा है, तो वहाँ पे अलग अलग तरीके से क्राइम के इजाफे की भी संभावनाएं हैं। तो कभी इस विषय पे गंभीर चिंतन किया आपने कि मेरा बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा सुरक्षित रहे, धन के प्रवाह से भी और पावर की संभावनाओं से भी? ये सोलर लगना, ये तो राजस्थान के लिए ठीक है, डेवलपमेंट की बात है। और राजस्थान एनर्जी के अंदर आत्मनिर्भर हुआ है, और आत्मनिर्भरता की और आगे बढ़कर एक्सपोर्ट भी कर रहा है एनर्जी। लेकिन उसके साथ साथ पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी बनती है। तो इस बारे में आपका बिल्कुल सही सवाल था। मैं भी कभी अपने लोगों के साथ में बैठते हैं तो इस चीज़ पर बिल्कुल डिस्कशन होता है कि आखिर हीट वेव का खतरा तो नहीं हो राजस्थान को। तो इसके लिए मैंने लोकसभा के अंदर भी अपनी बात रखी कि आपने जितना आप सोलर लगा रहे हो, मान लो 500 एकड़ के अंदर सोलर लगा रहे हो, तो उसका 25% रिजर्व एरिया रखना चाहिए, ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट करें। कंपनी जहाँ सोलर लगा रही है उसी एरिया के अंदर अपना ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट करना चाहिए। और जितने पेड़ और झाड़ियाँ वो काट रहे हैं, तो कम से कम उन पेड़ों के 10 गुना पेड़ उसी ग्रीन बेल्ट एरिया डेवलपमेंट करके उसके अंदर पेड़ लगाने चाहिए, ताकि राजस्थान का फ्यूचर सुरक्षित रहे। हीट वेव की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ऐसा तो नहीं हो कि राजस्थान जो मरुस्थल आज से सदियों पहले जो मरुस्थल था, जहाँ बहुत कम बारिश होती थी, आजकल बारिश भी बढ़ी है थोड़ी बहुत, मतलब राजस्थान ग्रीननेस भी पहले से ज़्यादा आई है। तो इसके साथ में कहीं न कहीं ये पर्यावरण का तालमेल बिगड़े नहीं, इसके लिए सबको चिंता रहती है। और मेरा भी यही प्रयास है कि ऐसी राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार ऐसी पॉलिसी बनाए कि कम से कम 25% जितना सोलर के लिए जमीन, लैंड आप एक्वायर करती है कंपनी, उसका 25% उसी जगह ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट करे। और भी जो इसका जो खतरे हैं उसके बारे में भी अध्ययन करे, ताकि आने वाले समय में लोगों को परेशानी नहीं हो। एक बड़ा मुद्दा राजस्थान में इन दिनों छाया हुआ है, वो केवल एक जिले की या कहूँ शहर की बातचीत नहीं है। जो प्रसूताएं हैं, जो माताएं अपने बच्चों को जन्म दे रही है, वो उनकी मौत हो रही है। उस विषय पे, गंभीर विषय पे चिकित्सा मंत्री भी ट्रोल हो रहे हैं, वो बयान दे देते हैं कई अलग अलग तरह के। और हाल ही में तो उन्होंने ब्रेक भी लिया है कि मैं ब्रेक के बाद बात करूंगा। तो ये जो बयान आ रहे हैं, इससे बतौर विपक्ष और बतौर एक अभिभावक मैं तो ये कहूंगा, और या यूं कहूं कि एक मानव होने के नाते, आप कैसे देखते देखिए, चिकित्सा मंत्री जी के जो बयान आ रहे हैं उनसे हर व्यक्ति आहत है कि उनसे ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि एक चिकित्सा मंत्री की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारी चिकित्सा व्यवस्थाओं को वो ठीक करे, लेकिन उस उनके गैर जिम्मेदार बयान जो आ रहे हैं, तो हर किसी के दिल को ठेस पहुंचाने वाले बयान थे। और विशेषकर महिलाओं के अंदर तो बड़ा आक्रोश था कि ये कैसे कह सकता है, किस प्रकार एक चिकित्सा मंत्री महिलाओं के अपमानित करने वाली बात कर रहा है। कि वहाँ सवाल पूछते हैं कि प्रसूता वहाँ नाचते आई, चल के आई, डांस करते हुए आई, कैसे आई, लेट के आई। तो आखिर जो हॉस्पिटल कौन जाता है? जो तकलीफ होती है वो जाता है। हैं? और हर खुशी के अंदर कोई हॉस्पिटल नहीं जाता, जो तकलीफ में होता है, दर्द में होता है, वही हॉस्पिटल जाता है। और उनके साथ में इस तरीके का भद्दा मजाक करना हर किसी को ठेस पहुंचाने वाला है। और उनके गैर जिम्मेदाराना बयान से हर कोई आहत है। किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि हम डबल इंजन की सरकार का ये दावा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार के मंत्री इतने निकम्मे निकलेंगे, क्योंकि इतने गैर जिम्मेदाराना बयान देके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेंगे। जी। एक और विषय इन दिनों है, तबादला उद्योग हाल ही में खत्म हुआ है। भले ही सूचियां आपका पॉडकास्ट जब जारी हो तब तक आती रहे, अपन बात कर रहे हैं तब तक तो है ही। तो ये सूचियां अभी भी आ रही हैं, तो बहुत सारे अधिकारी इधर उधर हो गए हैं।
तो क्या ये राजनीतिक तौर पर भी किए गए हैं तबादले, या फिर आपको लगता है कि चलो रूटीन में काम खत्म हो? ये पूर्ण रूप से राजनीतिक और आर्थिक रूप से तबादले थे, जहाँ जी। सुनने में आया है कई मंत्री, आर्थिक कैसे, थोड़ा? कई विधायक हाँ। ये भी कह रहे हैं कि हमारे काम नहीं हुए, हमारे काम नहीं हुए। जी। आर्थिक रूप जिसने धन बल का प्रयोग ज्यादा चला इसमें, और रिकमेंडेशन जो डिजायर थी नेताओं की वो कम चली, और धन बल इसके अंदर ज्यादा चला, ऐसा सुनने में आ रहा है। जी। इससे हर कोई आहत है। कई आरएसएस के, बीजेपी के कार्यकर्ता हम्म। ये कहते हैं कि हमने तो 60 साल नौकरी में, 60 साल की उम्र में अभी 4-5 महीने बचे हैं और हमको उठा के वहाँ फेंक दिया, उसको यहाँ फेंक दिया, जी। ये हमें उम्मीद नहीं थी। तो इससे बड़ी दुर्दशा क्या हो सकती है, ऐसा क्यों हुआ, ये हर कोई सोचने के लिए मजबूर है कि एक उन्हीं का कार्यकर्ता जो आरएसएस के प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं, आरएसएस से लगातार जुड़े हुए लोग ये कह रहे हैं जी। कि हमें ये उम्मीद थी नहीं थी कि हमारी 5 महीने नौकरी बची हुई है, 8 महीने नौकरी बची हुई है और हमको उठा के मार शिफ्ट कर दिया, ये कर दिया। वो खुद ही सवाल पैदा कर रहे हैं कि ऐसा हम इस लेवल से, इस मार्ग से गए हैं तब हुआ है। लेकिन आप एक लाइन भूल गए इसमें कि कई वो लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस वालों के काम हो गए हमारे राज में। देखिए कांग्रेस वाले, हो सकता है कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं जो किसी के झांसे में आ गए होंगे और उस वाले रास्ते पे चल के अपने काम निकलवा लिए होंगे, तभी उनको लग रहा है कि ये काम हो गए, तो उनका कहना सही हो सकता है ऐसा। बाकी कांग्रेस के किसी नेता ने कह दिया और उनकी डिजायर पे ट्रांसफर हो गया, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है। जी। अभी पंचायत चुनाव आने वाले हैं, लगता है? बिल्कुल सरकार डरी हुई है पंचायत चुनावों से, और हम्म। इनको एकदम दर्पण की में दिखता है, वैसे इनको साफ दिखाई दे रहा है कि पंचायती राज चुनाव के अंदर हमारी मिट्टी पलीत होने वाली है और जनता बिल्कुल त्रस्त बैठी है, जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। इसलिए बार बार चुनाव को टालने का प्रयास कर रहे हैं। कभी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का बहाना बनाते हैं, कभी परीक्षाओं का बहाना बनाते हैं, कभी कोई अलग तरीके के बहाने बनाकर चुनाव को टालने की बात करते हैं, कभी वन स्टेट वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन आखिर अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भी सख्त निर्देश है कि चुनाव सरकार कराए, तो हमें उम्मीद है कि आने वाले 2-4 महीनों के अंदर तो चुनाव कराना ही पड़ेगा। लेकिन पूरी तरीके से सरकार डरी हुई है, इसलिए अब तक चुनाव नहीं करा पाई। कांग्रेस तैयार है? कांग्रेस तैयार बैठी थी, जब से ही तैयार बैठी है, आज भी हो जाए, आज से 2 साल पहले होते तो भी तैयार थी हम्म। और अभी भी तैयार है। और 4 महीना 6 महीना टालेंगे फिर भी तैयार रहेगी। कोई ऐसा थोड़ी है कि ये लेट करने से कांग्रेस पार्टी तैयारी छोड़ देगी या सामने उम्मीदवार नहीं रखेगी, जी। ऐसा। जब आपने विधानसभा चुनाव लड़ा था तब भी मुद्दा था राजस्थान में कानून व्यवस्था बेहतर करने का, और बीजेपी सत्ता में आ गई, भले ही आप दोनों पार्टियों में नहीं थे। जब लोकसभा का चुनाव था तो भी दिल्ली से कहा गया कि बीजेपी के राज में आपको कानून व्यवस्था बेटर मिलेगी। आज की तारीख में आप राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर क्या सोचते हैं? बिल्कुल कानून व्यवस्था सरमराई हुई है। महिला अपराध की बात करें तो महिलाओं के बढ़ते हुए अपराध में राजस्थान नंबर 1 पे है। और फिरौती की बात करें, हफ्ता वसूली की बात करें, डर का और भय का माहौल है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल अपराध बढ़ रहे हैं, ड्रग्स के कारोबार बढ़ रहे हैं। अब एमडी इसमें जैसे नशे के कारोबार पूरे पैर फैला चुके हैं, तो इनको कंट्रोल करने में फिलहाल जो कानून व्यवस्था है वो उनको कंट्रोल करने में तो नाकाम सिद्ध हुई है। डीजीपी ने तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की 1 साल पूरा होने पर कहा कि मेरे तो 1 साल में अपराध कम हो गए। अपराध कम कहाँ होंगे, मैं तो अभी बाड़मेर की, राजस्थान की बात कर रहा हूँ। हर अखबार की सुर्खियों के अंदर अपराध के अंदर बढ़ता राजस्थान दर्शा रहा है। हम्म। और मेरे संसदीय क्षेत्र की बात करें तो वहाँ भी एमडी की पिछले साल 2-3 जगह एमडी की इसमें की फैक्ट्रियां पकड़ी गई, और कुछ प्रभावशाली लोग ऐसे थे हम्म। जिन्होंने एमडी को पाउडर बता के मामले को रफा दफा करवा दिया। तो सरकार भी इसके अंदर कहीं न कहीं मिली हुई है। सरकार के जो प्रभावशाली लोग हैं, सरकार के बड़े नेताओं का उनके ऊपर आशीर्वाद है, इसलिए एमडी की इसमें के ड्रग्स को पाउडर बना बताकर उसको रफा दफा किया जा रहा है। तो इस प्रकार की सरकार की संरक्षण के अंदर नशा माफिया और अपराध माफिया बढ़ रहा है। जी। दिल्ली में आपके जो राजस्थान से हैं, साथ ही सांसद कुछ मंत्री भी हैं, भले ही दूसरी पार्टी से हैं, तो उन
उनका परफॉर्मेंस आप कैसे देखते हो? राजस्थान के लिए कुछ बात करते हैं? जो राजस्थान के लिए कोई परफॉर्मेंस है, ऐसी कोई विजन उनके दिमाग में हो, ऐसा कभी कोई बात नहीं होती। वो तो खाली वहाँ से सेंट्रलाइज सिस्टम से चलता है और वहाँ दो आदमी के कुछ पूरी राजनीति चलती है। वहाँ से जो भी पर्ची निकलती है वही मंत्रियों को करना होता है और वही यहाँ स्टेट के अंदर मुख्यमंत्रियों को करना होता है। तो वह सिस्टम सेंट्रलाइज है और सेंट्रलाइज सिस्टम जो तय करता है वही स्टेट के अंदर होता है और वही मंत्रालयों के अंदर होता है। भूपेंद्र यादव अलवर से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं। उनके पीए अभी जो सहयोगी स्टाफ है वो हटा दिया गया, बड़ा सुर्खियां बना दिल्ली में। आपने चर्चा हुई किसी? बिल्कुल, उसके बारे में विस्तृत चर्चा तो नहीं हुई, या न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमने भी सुना है। क्यों इस तरीके के आरोप लगना और उनकी कार्यशैली पे प्रशंसनीय तो जरूर लगाता है कि किस प्रकार पर्यावरण के संरक्षण के बजाय पर्यावरण के देखरेख के अंदर क्या कमियां रही और किस तरीके से खनन माफियाओं को पनपाने का काम किया है। तो ये तो साफ जाहिर होता है। जी। आप चूंकि एक अब राजनीति में काम करने का अनुभव हो गया, भले ही विपक्ष में होते हैं तो लोग कम भी आते हैं, ज्यादा प्रेशर भी नहीं डालते कि सारे ही काम करने पड़ेंगे, सोच लेते हैं कि राजस्थान और दिल्ली में सरकार नहीं है। लेकिन उसके बावजूद कुछ आपने सोचा हो और जो आप बताना चाहें कि ये मैंने सोचा था और कर दिखाया? नहीं, मैंने मेरा तो विजन ये कि था एजुकेशन के अंदर अपन कितना सुधार कर सकते हैं। जी। तो जितना अपने एमपीएलएड जो फंड मिलता है उसका 85% हमने एजुकेशन के अंदर ही पैसे लगाए और बाकी 15% वो भी संबंधित एजुकेशन से संबंधित ही पूरा फंड खर्च किया। और मेरे हमेशा यही मन में रहता है, जहाँ भी प्रोग्राम में जाते हैं, सार्वजनिक कोई समाज के प्रोग्राम हो या कोई भी फंक्शन हो, तो उसमें एक ही बात करता हूँ मैं कि एजुकेशन से नाता जोड़ो और नशे से नाता तोड़ो। दूर नशे से दूरी बनाओ और एजुकेशन को अपनाओ, तभी अपना स्टेट, अपना जिला, अपना समाज आगे बढ़ पाएगा। और उस दिशा के अंदर हम जितना हो सकता है उतना प्रयास कर रहे हैं और सरकार को भी समय समय पर उनसे डिमांड यही रख रहे हैं कि स्कूलों की व्यवस्थाएं अच्छी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। पिछली बार झालावाड़ के अंदर स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई। उससे सबक लेके सरकार को काम कर जिस लेवल पे काम करना चाहिए था उस लेवल पे अभी तक कोई काम हुआ नहीं है। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। हमें हमेशा यही चिंता रहती है कि किस प्रकार अपन एजुकेशन को अपने लेवल पे जन सहयोग से भी स्कूलों की स्थिति अच्छी करें। स्कूलों के अंदर जो भी इक्विपमेंट की कमी है, जो डिजिटल बोर्ड है, जो डिजिटल माध्यम से अपने एजुकेशन को अच्छा कर सकते हैं, जन सहयोग से कर सकते हैं, उसके बारे में लोगों से सकारात्मक चर्चा होती रहती है। पर एक चीज़ मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जिस प्रकार सामाजिक प्रोग्राम के अंदर, धार्मिक प्रोग्राम के अंदर या अपने व्यक्तिगत लाइफ स्टाइल के अंदर जो अपन पैसे खर्च करते हैं उसको बचा के उतना का उतना महत्व एजुकेशन को देना चाहिए, ताकि अपने अपने गांव की जिम्मेदारी गांव के सभी लोग मिलकर ले लेंगे तो एजुकेशन सिस्टम को अच्छा किया जा सकता है। और एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा तभी बच्चे पढ़ लिख कर आगे अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स बन सकते हैं, अच्छे राजनेता बन सकते हैं, अच्छे संस्कारवान और अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो ये सब शिक्षा से ही संभव हो सकता है। तो इसके लिए हम निरंतर, मेरा प्रयास जारी है। और इसके अलावा जो सरकार की बड़ी योजनाएं हैं उसके बारे में अपने क्षेत्र के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हो सकता है उसी दिशा के अंदर एक रेलवे से हमारा पश्चिम राजस्थान पिछड़ा हुआ था तो उसकी बार बार हमने बात रखी। तो एक प्रोजेक्ट की डीपीआर अभी बन रही है जी। जो बॉर्डर के ऊपर खाजूवाला से लेकर जैसलमेर, जैसलमेर से लेकर बाड़मेर और गुजरात कांडला तक, भाबर तक एक रेल प्रोजेक्ट जो लंबे समय से डिमांड थी। और ये प्रोजेक्ट अगर पूरा हो जाता है तो उस क्षेत्र के विकास के लिए एक वरदान साबित होगा, ट्रांसपोर्ट के हिसाब से भी जी। और इंडस्ट्रीज के हिसाब से भी और आर्थिक दृष्टि से अपने एरिया के डेवलपमेंट के हिसाब से बात करें या सामरिक दृष्टि से बात करें कि संकट के समय, देश के संकट के समय आर्मी के मूवमेंट पॉइंट से बात करें तो भी वो प्रोजेक्ट बहुत ही आवश्यक है। और ये तो आज से बहुत पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश रेलवे के मंत्रालय वगैरह राजस्थान के लोगों के पास नहीं रहे। और अभी आशा करते हैं कि अश्विनी जी अपने राजस्थान से रेल मंत्री है और उनसे बहुत बड़ी लोगों की उम्मीद है जी। कि इस मामले में
उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि राजस्थान के काम नेता के पूरा हो। पास में अगर इतना हम्म, बड़ा मंत्रालय है तो कम से कम राजस्थान के साथ में भेदभाव नहीं हो, सबकी समान दृष्टि से देखकर राजस्थान के जी अंदर भी बड़े प्रोजेक्ट आए जो देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में, या पश्चिम उत्तर की बात करें, नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे नॉर्थ के अंदर हो, जो बड़े बड़े लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट बने हैं, जो जम्मू कश्मीर में बने हैं, अभी पहाड़ी क्षेत्र के अंदर बड़े, चार धाम के अंदर भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है रेलवे का। हम्म, तो उसका अगर 10% भी अगर पैसा इधर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण देखते हुए लगा दें तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन सकता है और जी। राजस्थान की एक लाइफलाइन बन सकता है। रविंद्र सिंह भाटी से इन दिनों चर्चा हुई, मुलाकात हुई? रविंद्र जी से तो हमारी कोई वैसे बात नहीं हुई। वैसे व्यक्तिगत तौर पे तो कभी मिलते हैं सामाजिक प्रोग्राम में या कोई फंक्शन में, तब हाई हेलो हो जाती है, बाकी कोई ऐसी लंबी बात नहीं। गिरल वाले मामले में बड़ा संघर्ष रहा था, इसलिए पूछा मैंने। नहीं, उस मामले में कोई बात नहीं हुई, लेकिन इस बार वो गलत फंस गए कि पहले से जो उनकी जो डिमांड थी वो जेन्युइन डिमांड नहीं थी। वो दूसरी सोलर कंपनियों से टैकल कर रहे हैं, जिस हिसाब से उनके साथ में उनकी ट्यूनिंग सेट करना चाह रहे थे, तो वो मामला बैठा नहीं। वो कंपनियां तो किसी कहने से एक दो चार आदमियों को एडजस्ट कर देती थी, लेकिन ये तो गवर्नमेंट का काम था। गवर्नमेंट की कोयला खदान है, टेंडर एक लीगल प्रोसीजर से टेंडर हुआ था, तो उसमें जो अपनी मनमानी हिसाब से जो बात सेट करना चाह रहे थे वो सेट हुई नहीं। क्या कुछ अलग से सेट था या मतलब केवल? वो तो रहता है, अलग एक पर्दे के पीछे बात अलग होती है और सामने एक बात अलग होती है, तो वैसे ही उनकी मामला बैठा नहीं बस। जी जी। तो बाकी अब तक के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? तो वैसे हमारा व्यक्तिगत संबंध तो सबसे अच्छे मैंने आपसे बताया, बाकी जी जो उनका काम करने का तरीका है उसका आंकलन तो, सही आंकलन तो जनता करती है और जनता करेगी तब सामने आ जाएगा अपने आप जी। कैसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये चर्चा भी जनता के ऊपर ही छोड़ते हैं, उन्हें कैसी बिल्कुल। लगती। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे थैंक यू जुड़ने के अंकित लिए। जी, धन्यवाद। तो हमारे साथ थे सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल। राजस्थान में अगर बात करें तो विभिन्न विषयों पर बिग ब्रिलर अपने पॉडकास्ट के जरिए चर्चा करता है, और हमारी अब एक नई पहल की शुरुआत भी आज हुई है कि हम जनप्रतिनिधियों से पूछेंगे कि जो वादे और इरादे उन्होंने जनता के बीच में दिखाए हैं उन पर वो कितना सार्थक और खरे सिद्ध हुए हैं। एक बड़ी उम्मीद उम्मेदाराम बेनीवाल यहाँ छोड़कर जा रहे हैं, वो है राजस्थान के बॉर्डर इलाके में रेल प्रोजेक्ट। उम्मीद है केंद्र की सरकार विपक्ष के सदस्य होने के नाते इस बात को ज्यादा तवज्जो देगी और थार के लोगों को उनका रेलवे का प्यार भी मिलेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।